अभी तक आपने सुना, दोनों खून से लहूलुहान हो चुके थे। राजन ने अपना बेल्ट निकाला और रौनक का गला दबा दिया। रौनक फर्श पर पड़ा, ऐसे हाथ पैर मार रहा था जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद मारती है। कुछ ही देर में उसने पैर मारने बंद कर दिए। राजन ने उसका गला छोड़ दिया और बेड पर बैठकर बोतल से पानी पीने लगा। राजन, इसकी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा था, अब आगे। रौनक ने जब हाथ पैर चलाना बंद कर दिया तो राजन ने उसे छोड़ दिया। राजन ने उठकर देखा तो रूम का सामान चारों तरफ फैला हुआ था। वो उठा और सभी सामान ठीक करने लगा। सब सामान ठीक करने में उसे 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। सब कुछ ठीक करने के बाद उसने एक बड़ा ट्रॉली बैग लिया और रौनक की लाश को उसमें जैसे तैसे पैक कर दिया। पैक करने के बाद वो रूम से बाहर आया और काफ़ी देर तक होटल के चारों तरफ घूमने के बाद उसे एक आइडिया आया और वो दोबारा अपने रूम में आ गया। रूम में आकर उसने किसी को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। उसने उससे कुछ बात की, फिर वो आदमी चला गया। राजन भी रूम लॉक करके वहाँ से चला गया। फिर रात के 8 बजे रूम में आया। उसके रूम में आते ही पूरे होटल में अंधेरा हो गया। जनरेटर चलाने पर भी रोशनी नहीं हो रही थी। किसी ने बिजली का कनेक्शन ही हटा दिया था, जिस वजह से पूरे होटल में अंधेरा छा गया था। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर राजन ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकला और अंधेरे में ही उसने कुछ लोगों को वो ट्रॉली बैग पकड़ा दिया और वो दोबारा अपने रूम में आ गया। उसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिस में गया। वहाँ पर 2 गार्ड थे। दोनों को ही अंधेरे में मारकर उसने बेहोश कर दिया। उसने वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर में से पिछले 3 दिनों के सभी सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए और आराम से अपने रूम में आ गया। अगली सुबह उसने होटल से चेकआउट किया और वहाँ से चल दिया। शिखा अपने ही घर में कैद हो गई थी। अब पूरे दिन उसके घर में 2 महिला गार्ड्स और गेट के बाहर 2 जेंट्स गार्ड रहते थे। उससे अलग दाएं और बाएं दोनों तरफ बलराज ठाकुर ने 2 गार्ड उसके देखभाल के लिए पड़ोस के घर में शिफ्ट कर दिए थे। अंजना जी तो दोनों महिला गार्ड्स को कभी सब्जी कटवाती तो कभी झाड़ू लगवाती। उन्होंने तो ऐसा कर दिया था जैसे वो सभी गार्ड्स ना होकर घर के ही मेंबर थे। सभी मिलकर कभी लूडो खेलते तो कभी शतरंज। 3 दिन बाद वीर और वंदना शिखा के घर पर आए। शिखा को 2 दिन से उनका ही इंतज़ार था। शिखा अपने रूम में लेटी हुई थी तो उसने दोनों को ही वहीं पर बुला लिया ताकि उनकी बातें कोई और ना सुन सके। वीर सोफे पर बैठते हुए, ये लोग आपके रिश्तेदार हैं क्या मैम? शिखा, नहीं। वंदना, बाहर जो दोनों गार्ड्स हैं उनमें से एक की शादी करवाने को कह रही थी आपकी मम्मा। कह रही थी दूर के भाई की बेटी है, उससे करवा दूंगी उसकी शादी। शिखा खुद से, पता नहीं क्या क्या होगा अब इस घर में। वीर, मैम, हम उस हाईवे पर गए थे। यस सर का एक्सीडेंट हुआ था और जहां उनकी कार खाई में गिरी थी, नीचे जाकर भी हमने देखा। हमारे हाथ बहुत कुछ लगा है जिसके बारे में सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगी। शिखा, अब हैरान होने जैसा है ही नहीं, अब तो सिर्फ बातों का मतलब निकालना है। वंदना, खाई में जहाँ पर यस सर की कार गिरी थी उस कार के पुर्जे अभी भी वहीं पर हैं। वीर, वहाँ से हमें कुछ खास चीज़ें तो नहीं मिली, पर ऐसा कुछ हमारे हाथ लगा है जिसे देखकर आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि वहाँ यस सर ही थे। वीर ने शिखा के सामने टेबल पर एक लॉकेट रखा, जिसे देखते ही शिखा की आंख भर आई और उसने रोते हुए उस लॉकेट को अपने हाथ में उठा लिया। ये वही लॉकेट था जो सुलोचना जी ने यश को बचपन में पहनाया था। शिखा को अब इतना तो यकीन हो ही गया था कि उज्जैन में जो डेड बॉडी आई थी वो यश की नहीं थी। शिखा, ये लॉकेट कहाँ पर मिला तुम्हें? वीर, वही नीचे खाई में पड़ा हुआ था। शिखा, कार की हालत कैसी थी? वीर, कार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसमें ब्लास्ट हो गया था। शिखा, 1000 फीट ऊपर से गिरने के बाद किसी भी कार का यही हाल होगा। वंदना, हमने उस कार के सभी पार्ट के फॉरेंसिक जांच करवाई, पर उस कार में कहीं भी मानव शरीर के अवशेष नहीं मिले। वीर, मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि यस सर की कार का एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो और उनके साथ जो था दोनों ही कार से नीचे कूद गए हों। शिखा, कार से नीचे कूदने पर भी कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि नीचे जो खाई है वहाँ गिरने के बाद इंसान तो क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाएंगे। वंदना, तो अब क्या करना है मैम? शिखा, फिलहाल तो तुम्हें इस खून की और ये फिंगरप्रिंट के फॉरेंसिक जांच करवानी है। और वीर, तुम उस इलाके में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें पता करो कोई एक्सीडेंट केस आया हो जिसमें मरीज बुरी तरह जख्मी हो। बोलते हुए शिखा का गला भराया। वीर, ओके मैम। शिखा,
और ये राजन कहाँ है? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और वो भी अभी तक आया भी नहीं। वीर, मैंने भी उसका फ़ोन कई बार ट्राई किया पर आउट ऑफ कवरेज बता रहा है उसका नंबर। शिखा, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है वो? वीर, ठीक है, मैं पता करता हूँ उसका कहाँ है वो। वीर वंदना के साथ चला गया और शिखा यश की तस्वीर को हाथों में लेकर बैठ गई। शिखा, कहाँ हो आप? वापस आ जाओ ना, आपके बिना मैं कैसे इसका ख्याल रखूँगी? शिखा ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा और रोने लगी। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। ना जाने वो कौन सी दुनिया है वो मेरा रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। दिन बीत रहे थे और 1 महीना फिर गुजर गया। 1 महीने बाद राजन शिखा से मिलने आया। राजन को देखते ही शिखा को बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो बोली, बहुत दिनों बाद आए तुम राजन, सब कुछ ठीक तो है? शिखा ने राजन को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। राजन, नहीं मैम, कुछ भी ठीक नहीं है। शिखा, क्या हुआ? राजन, वो रौनक ना जाने कहाँ गायब हो गया। शिखा, गायब हो गया? पर कैसे? राजन, हमने 2 दिन तक दिल्ली के कई जगह पर उस दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढा पर वो नहीं मिला। एक दिन एक लड़की का फ़ोन आया, मैं और रौनक दोनों ही उससे मिलने वाले थे। उसने रात 10 बजे हमें एक क्लब में बुलाया था। मैं तैयार होकर रौनक के रूम में गया तो वो रूम में नहीं था, पहले ही जा चुका था। फिर मैं उस लड़की के बताए क्लब में गया तो वहाँ भी वो लड़की नहीं मिली और ना ही रौनक का कुछ पता चला। तब से लेकर आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ मैं, उसका कुछ भी पता नहीं चला कि कहाँ गया है वो। शिखा से बात करते हुए राजन बार बार अपनी नज़रें नीचे कर ले रहा था। शिखा ने उसे गौर से देखा। आज से पहले कोई भी बात होती थी तो वो उससे आंखें मिलाकर बात करता था, पर वो इस बार उससे आंखें चुरा कर बातें कर रहा है। ये बात शिखा को खटक रही थी। शिखा, जिस काम से गए थे दिल्ली वो काम हुआ? राजन, नहीं, रौनक कुछ बताता उससे पहले ही वो गायब हो गया। शिखा, ठीक है, कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। राजन, जी मैम। राजन चला गया। उसके जाते ही शिखा ने अपना सिर पकड़ लिया। इतने दिनों बाद उम्मीद की एक किरण के रूप में रौनक आया था, पर वो भी लापता हो गया। ये उसके लिए बहुत ही दुख की बात थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसने ठान लिया था डिलीवरी के बाद वो केस की तहकीकात जरूर करेगी। धीरे धीरे वक्त चल रहा था। शिखा अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब उसे तो बस इंतज़ार राजन और वीर का ही रहता था, पर वो दोनों ही ना जाने कहाँ गायब रहते थे। वीर का ट्रांसफ़र लखनऊ से दूर हो गया था और साथ ही वंदना का भी कहीं दूर ट्रांसफ़र हो गया था। शिखा के पास यश के मौत की गुत्थी सुलझाने का अब कोई उपाय नहीं था। राजन भी शिखा से मिलने नहीं आ पाता था। उसने अपना नंबर भी बदल दिया था। वो अब दिल्ली क्राइम ब्रांच का हिस्सा हो चुका था, जिस वजह से शिखा उससे मिलने लखनऊ में उसके घर पर भी किसी को नहीं भेज सकती थी। शिखा चारों तरफ से मजबूर हो चुकी थी। इसी बीच जयपुर से खबर आई कि काजल ने एक बेटी को जन्म दिया है। शिखा जयपुर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए आलोक जी और निम्मी जयपुर जा रहे थे। शिखा भी जयपुर जाना चाहती थी, पर बलराज ठाकुर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। आलोक जी और निम्मी के जाने के बाद शिखा अपने रूम में आराम कर रही थी कि अंजना जी ने जोर से चिल्लाकर उसे बुलाया। शिखा धीरे धीरे अपने रूम से बाहर आई तो देखा अरुणाचल प्रदेश के आश्रम से गुरु माँ और नंदिनी आई हुई थी। उन्हें देखकर शिखा खुश तो हुई, पर अपनी किस्मत का सोचकर वो रोने लगी। गुरु माँ ने भागती हुई जाकर उसे गले लगा लिया। शिखा उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। गुरु माँ, ऐसे रोते नहीं है बेटा, और तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। अगर तू ही कमज़ोर पड़ गई तो तेरे बच्चे को कौन संभालेगा? शिखा, मैं क्या करूं गुरु माँ, आप ही देखिए कैसी हिम्मत है मेरी। शादी के 1 साल भी नहीं हुए और मैं। गुरु माँ ने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गले लगाते हुए बोली, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। विश्वास रख उस भगवान पर, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिखा, हाँ गुरु माँ। शिखा के पास बैठ गई। शिखा, कैसी हो नंदिनी? नंदिनी, मैं ठीक हूँ दीदी, पर आपको देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शिखा, वक्त वक्त की बात है गुरु माँ। मैं अपनी बहू और बच्चे के लिए पहाड़ी वाली माँ के मंदिर से मन्नत मांग कर आई हूँ। गुरु माँ ने शिखा की कमर पर काला धागा बांधा और सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा 5वां महीना है, ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत देना और सुबह शाम योगा किया करना। माता रानी की कृपा से सब ठीक होगा। शिखा, जी माँ जी। गुरु माँ, अब हमें चलना चाहिए। शिखा, अभी तो आप आई हैं और अभी आप जा भी रही हैं। गुरु माँ,
आश्रम के बहुत से काम छोड़कर मैं आई हूँ बेटा। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आ गई थी और आगे भी आती रहूँगी। अपना ख्याल रखना। अंजना जी, नाश्ता तो करते जाइए बहन जी। गुरु माँ, आज मेरा व्रत है और मुझे दोबारा भी तो आना है अपनी बहू और पोते पोतियों की देखभाल करने के लिए। गुरु माँ और नंदिनी दोनों ही वहाँ से चली गईं और शिखा अपने रूम में आ गई। शिखा को अब घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका मन करता था कि इन दीवारों को तोड़कर वो चली जाए, पर हालत इन सब की गवाही नहीं देते थे। 2 दिन बाद आलोक जी और निम्मी भी वापस आ गए। फिर से वही पुराना काम। सुबह शाम शिखा को पार्क में घूमने लेकर जाने लगे। धीरे धीरे शिखा का 9वां महीना पूरा होने वाला था। शिखा अब पूरे दिन घर में ही रहती थी और सभी उसकी देखभाल करते थे। नवरात्रि का महीना चल रहा था तो शिखा को माता के मंदिर जाने का मन किया। शिखा, मम्मा, मैं माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। अंजना जी, इस हालत में नहीं जाना है कहीं तुझे। शिखा, रात को मैंने सपना देखा कि मैंने व्रत किया है और मैं कन्याओं को खाना परोस रही हूँ। अंजना जी, मतलब हमारे घर में माता रानी पधारने वाली हैं। अंजना जी ने खुश होते हुए कहा। शिखा, तभी तो मैं जाना चाहती हूँ दर्शन के लिए। अंदर से आलोक जी आए और बोले, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अंजना जी, आपकी बेटी को इस हालत में मंदिर जाना है माता के दर्शन के लिए। आलोक जी, ये तो अच्छी बात है, घूम आते हैं। 22-23 किलोमीटर पर मरी माता का मंदिर है, वहीं पर चलते हैं। शिखा को लेकर गया तो मैं भी नहीं हूँ, पर लोगों से नाम बहुत सुना है उस मंदिर का। अंजना जी, मैं भी दर्शन कराऊंगी माता रानी के। ऐसे मैंने मरी माता के मंदिर का नाम आज ही सुना है। कौन थी वो? आलोक जी, जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी ने जब यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था, तभी से उन्हें मरी माता के नाम से जाना जाने लगा है। वो स्थान उन्हीं का पावन स्थल है। अंजना जी, मैंने तो टीवी पर देखा है कि जब भगवान शंकर उनके शव को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने बाण से उस शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ शव का हिस्सा पृथ्वी पर गिरा वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आलोक जी, हाँ, ये मुझे भी मालूम है, पर तुम चलने की तैयारी करोगी या यहाँ बैठकर एक दो कहानी और भी बताओगी? आलोक जी ने थोड़ा चिल्ला कर कहा तो अंजना जी को गुस्सा आ गया। अंजना जी, ज़्यादा उछलिए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। आलोक जी, तो चिल्लाओ ना, मैंने कब रोका है? शिखा, आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों चुप हो गए तो अंदर से निम्मी आई। निम्मी, क्या हुआ? सुबह सुबह आप दोनों काहे चिल्ला रहे हो? भाई, ये घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। अंजना जी, तू तैयार हो जा, हम मरी माता के मंदिर जा रहे हैं। निम्मी, मरी माता के? अंजना जी, हाँ, मरी माता के मंदिर। भगवान शंकर की अर्धांगिनी ने जब यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था, तभी से उन्हें मरी माता के नाम से जाना जाने लगा। वो स्थान उन्हीं का पावन स्थल है। आलोक जी ने अंजना जी की तरफ देखा और जूते पहनने लगे। निम्मी, ठीक है, चलते हैं फिर। थोड़ी देर में सभी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों महिला गार्ड्स भी तैयार हो गई थी। आलोक जी आगे गए, गार्ड्स के साथ बैठ गए। बीच में शिखा और निम्मी बैठी हुई थी, जिससे शिखा आराम से बैठ सके, और पीछे अंजना जी दोनों महिला गार्ड्स और एक जेंट्स गार्ड्स के साथ बैठी हुई थी। घर से निकलते ही आसमान में बादल छा गए। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। लखनऊ सिटी में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए उन लोगों को मंदिर पहुंचने में दोपहर हो गई। मंदिर अभी दूर ही था तो घंटियों की आवाज़ दूर से ही सुनाई देने लगी। मंदिर के बाहर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी। सभी लोग कार से उतरे और मंदिर में पहुंचकर पूजा आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और फिर चल दिए। मंदिर से निकलते निकलते शाम हो गई थी। काली घटाओं ने आसमान को घेर लिया। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए शिखा के पैर फिसला और वो नीचे बैठ गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। दोनों गार्ड्स और आलोक जी ने मिलकर शिखा को कार में लिटाए और हॉस्पिटल लेकर चल दिए। कार में शिखा बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। अंजना जी और बाकी सभी उसे शांत करा रहे थे, पर दर्द अब काफ़ी बढ़ चुका था। कार चलने लगी। बाहर अंजना जी शिखा के सिरहाने बैठ गईं। शिखा का दर्द से बुरा हाल था। हॉस्पिटल पहुंचते ही शिखा को अंदर लेकर गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। आलोक जी और बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। अंदर से शिखा के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब बाहर बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान भी शुरू हो चुका था। आधे घंटे बाद अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी तो सभी खुश हो गए। डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर के साथ चल रही दोनों नर्स के पास एक बच्चा था। सभी खुशी से इकट्ठे होकर आलोक जी के पास आ गए। डॉक्टर आलोक जी के पास आकर, मुबारक हो, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। थोड़े कमज़ोर हैं पर स्वस्थ हैं बिल्कुल। आलोक जी और शिखा,
डॉक्टर, वो बिल्कुल ठीक है, अभी बेहोश हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। आलोक जी ने जेब से पैसे निकालकर दोनों नर्स को दिए और बेटी को अपने गोद में लिए। अंजना जी ने बेटे को अपने गोद में लिया। आलोक जी, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अंजना जी, हाँ, ये गुड़िया तो बिल्कुल ही हमारी शिखा जैसी है। ऐसा लग रहा है मैं आज से 28 साल पहले अपने अतीत पहुँच गया हूँ। अंजना जी, और ये शैतान बिल्कुल अपने पापा पर गया है। निम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं मौसी बन गई। आप दोनों नाना नानी, अब घर में हम सब मिलकर तबाही मचाएंगे। अंजना जी, वो तो पता ही था मुझे, तू कुछ ऐसा ही सोचेगी करने को। शिखा के होश में आने पर निम्मी और बाकी सब उसके पास गए। दोनों बच्चों को शिखा के पास लिटाए तो उन्हें देखकर इतने दिनों बाद शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी ने शिखा को घेर लिया था। हॉस्पिटल के लोगों को पता चला कि पूर्व आईपीएस शिखा शर्मा की उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, तो शिखा जिस कमरे में थी उस कमरे के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सभी शिखा को देखना चाहते थे। डॉक्टर और आलोक जी के मना करने के बाद लोग वहां से हटे। रात भर में हॉस्पिटल के बाहर मीडिया, पुलिस और पब्लिक की भीड़ लग गई थी। सभी अंदर जाना चाहते थे पर पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। उज्जैन। सुबह के समय सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एकाएक सभी की नज़र टीवी पे चल रहे न्यूज़ पर गई, जिसमें न्यूज़ एंकर बोल रही थी, हम इस वक्त लखनऊ के ताराचंद हॉस्पिटल के बाहर हैं। यहाँ पर पूर्व आईपीएस ऑफिसर शिखा शर्मा की डिलीवरी हुई है। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिखा शर्मा जितना पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर अभी तक कोई नहीं हुआ है। इसी वजह से उनके चाहने वालों ने हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगा रखा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इतना सुनते ही सभी की आंखें बड़ी हो गईं। सुलोचना जी और दिलावर सिंह खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। नीतू भी काफ़ी खुश लग रही थी। सुलोचना जी, चलिए ना, हम भी लखनऊ चलते हैं। दिलावर, लखनऊ क्या करने जाओगी तुम? सुलोचना जी, अपने पोते पोतियों को देखने और उन्हें घर लाने जाएंगे। दिलावर सिंह, किस मुंह से जाओगी तुम वहाँ पर उन्हें लेने? क्या कहोगी शिखा से कि बेटा तुम मेरे बेटे को खा गई हो, कहीं इन्हें भी ना खा जाओ, इसलिए तुम इन्हें मुझे दे दो। सुलोचना जी का सिर झुक गया। शारदा देवी, तुमने अगर अपना बेटा खोया है तो शिखा ने भी अपना पति खोया है, इसमें उसका क्या कसूर? ये सब जो हुआ अगर उसके हाथ में होता तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती, लेकिन तुमने सारा कसूरवार उस बच्ची पर ही डाल दिया। सभी ने उससे मुंह फेर लिया। इतने दिनों में एक बार भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है और किस हाल में है। दिलावर सिंह, हम सभी ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पता नहीं इसके लिए वो हमें कभी माफ़ करेगी या नहीं। महावीर सिंह, अब सभी ने अपनी गलती मान ली है तो चलो लखनऊ, क्या पता शिखा मान जाए और वो घर वापस आ जाए। तभी नीतू चिल्लाई, पापा, भाभी। सभी ने टीवी में देखा तो शिखा पुलिस के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था और उसके साथ निम्मी चल रही थी, जिसके हाथों में दूसरा बच्चा था। पुलिस के साथ ही वो अपने कार के पास आई और अपने दोनों बच्चों को लेकर कार में बैठ गई। जाते वक्त उसने हाथ जोड़कर सबको अभिवादन किया और चली गई। सुलोचना जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में शिखा को उस रात ना जाने क्या क्या कह दिया। दिलावर सिंह, तुमने अपनी गलती मान ली ना, अब देखते हैं हम सभी को वहाँ पर देखकर शिखा क्या करती है। महावीर सिंह, शिखा बहुत ही समझदार है, पर तुम लोगों ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है। एक गर्भवती महिला ठाकुर खानदान के घर से पहली बार इस तरह गई है। मुझे इसके पछतावा उम्र भर रहेगा। घर का सबसे बड़ा होने के नाते मुझे तुम लोगों को समझाना चाहिए था, पर मैं कुछ ना कह सका, लेकिन अब मैं इस गलती को जरूर सुधारूंगा। महावीर की सिंह की बात सुनकर घर की सभी औरतों का सिर झुक गया। लखनऊ। शिखा घर आ गई थी। घर पर मेहमान आने शुरू भी हो चुके थे। हलवाई बाहर मिठाई बना रहे थे और निम्मी पालने में लेटे बच्चों के साथ खेल रही थी। जयपुर से भी सभी आ चुके थे। काजल की बेटी 4 साल की हो गई थी और रश्मि का बेटा 1 साल का हो गया था। सभी के शिखा के रूम में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। शिखा भी आज उनकी बातों पर हल्का मुस्कुरा दे रही थी। वो कहते हैं ना, वक्त सारे जख्म भर देता है, वो शिखा के साथ भी हो रहा था। शिखा ने अपनी बेटी का नाम यशिका और बेटे का नाम कीर्तिमान रखा था। दोनों के ही नाम उसने यश के नाम पर रखे थे। काजल, नाम तो तुमने बहुत ही प्यारे रखे हैं, दोनों की बेटी तो बिल्कुल तुम पर गई हैं। रश्मि, हाँ तो ये भी तो ऐसी ही थी बिल्कुल। काजल,
पता है शिखा, जब निम्मी ने फ़ोन करके बताया कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो रात के 1 बजे ही मैं सामान पैक करने लगी। रश्मि, आप 1 बजे पैक कर रही थी, मैं तो उस समय ही आने वाली थी। अगर मेरे पंख होते तो मैं रात में ही आ जाती उड़कर। बाहर सुषमा जी और अंजना जी बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। सुषमा जी, आपने उज्जैन फ़ोन करके बताया कुछ? अंजना जी, अब उन लोगों का क्या बताना जब उन लोगों ने खुद ही हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। सुषमा जी, बच्चों की दादी ही तो बच्चों को तागड़ी और कलावा पहनाती हैं। अंजना जी, अब वो लोग नहीं आएंगे तो क्या ये रस्म नहीं होगी? सुषमा जी, होगी, पर उन लोगों को भी बताना जरूरी है। अंजना जी, जब ज़रूरत होगी तो बता देंगे उन लोगों को भी। थोड़ी देर बाद बलराज ठाकुर और सुधा जी भी आ गए। सुधा जी अंदर शिखा के कमरे में गई। उन्होंने शिखा के माथे को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। सुधा जी ने एक एक करके दोनों बच्चों को गोद में लिया और उन्हें बाहर ले आई। बाहर उन्होंने बलराज ठाकुर के हाथों में दे दिया। बलराज ठाकुर के हाथों में उन्होंने याचिका को दे दिया। बलराज ठाकुर, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। बलराज ठाकुर ने उसे थोड़ा ऊपर उठाया, तभी उसने उसके ऊपर सुसु कर दिया। सभी हंसने लगे और बलराज ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उसे निम्मी की गोद में दे दिया। बलराज ठाकुर, गुस्सा हो गई गुड़िया हमारी? अंजना जी, लाइए भाई साहब, मैं इसके कपड़े बदलवा देती हूँ, तब तक आप इस शैतान को देखिए। अंजना जी ने कीर्तिमान को बलराज ठाकुर के हाथों में दे दिया और याचिका को लेकर चली गई। घर में ढोल बाजे लेकर औरतें गाना बजा रही थीं। थोड़ी देर बाद किन्नर समाज के लोग आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आलोक जी ने खुशी होकर सभी को ढेर सारा सामान और पैसे देकर भेजे। दोपहर का खाना सभी ने साथ मिलकर खाया। शिखा को आज यश की बहुत याद आ रही थी। अगर यश होता तो उसके लिए आज की खुशी दुगनी हो जाती। शिखा उदास मन से अपने रूम में लेटी हुई थी। अब उसे 2 काम करना बहुत ज़रूरी था। एक, यश के कातिलों का पता लगाना और दूसरा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। शाम हो चुकी थी, घर में गीत गाया जा रहा था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। शिखा भी एक तरफ सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पास पालने में याचिका और कीर्तिमान खेल रहे थे। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। सबकी नज़र बाहर की तरफ गई तो देखा कुछ लोग कुर्ता पजामा पहने हुए थे और सिर पर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी थाल थी, अंदर लिए लाइन से चले आ रहे थे। सभी अंदर आकर लाइन से दरवाजे के दोनों ओर खड़े हो गए। उसके बाद घर में ठाकुर महावीर सिंह, दिलावर सिंह दोनों ही अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आए। उन्हें वहां पर देखकर शिखा के घर वालों की आंखें लाल हो गईं। शिखा जानती थी ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो खामोशी से उन लोगों को अंदर आता देखती रही। ठाकुर परिवार के सभी लोगों को देखकर सबको उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी उन्हें वहाँ पर देखकर खुश नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई उनके स्वागत में भी नहीं खड़ा हुआ। शिखा ने भी उन लोगों को देखकर मुंह फेर लिया। सुलोचना जी ने शिखा की तरफ देखा और उसके पास लेटे याचिका और कीर्तिमान को देखकर खुश हो गई। सिर्फ अभय ही देखकर उन लोगों के पास गया। अभय, नमस्ते अंकल, आइए अंदर। महावीर सिंह, लगता है हम लोगों को यहाँ पर देखकर किसी को खुशी नहीं हुई। आलोक जी उठकर उन लोगों के पास आते हुए, खुशी उन लोगों को देखकर होती है जो लोग अपने होते हैं। महावीर सिंह, हम लोगों से जो गलती हुई है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं भाई साहब, इसलिए हम सभी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम शिखा को ले जाने आए हैं वापस। बलराज ठाकुर, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो गया ठाकुर साहब। उस वक्त कहाँ थे आप जब शिखा को आप लोगों ने बीच सड़क पर छोड़ दिया था, और उस समय जब वो 2 महीने की गर्भवती थी। आज भी आप सभी यहाँ पर रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने पोते पोती की लालसा में शिखा को लेने आए हैं। आप लोगों से बड़ा खुदगर्ज इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दिलावर सिंह, हम सभी जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसी गलती को हम लोग सुधारने आए हैं। आलोक जी, इसे गलती सुधारना नहीं कहते हैं भाई साहब। अगर आपको अपनी गलती सुधारनी होती तो जिस दिन शिखा घर से अपमानित होकर निकली थी उसी दिन आपको उसे वापस लाना था, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सुलोचना दी, ये सब जो भी कुछ हो रहा है उन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं ही शिखा को गलत समझ बैठी और उसके साथ बुरा बर्ताव किया और शिखा घर छोड़कर चली गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। आलोक जी, हमसे माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? माफ़ी तो उससे मांगिए जिसका आपने दिल दुखाया है। सुलोचना जी शिखा के पास गईं और हाथ जोड़ के तभी शिखा ने उनका हाथ पकड़ लिया। शिखा, आप बड़ी हैं, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। सुलोचना जी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें ही कसूरवार मान लिया और तुम्हें कितना भला बुरा कहा जबकि तुम्हारा कोई दोष नहीं था। शिखा, नहीं माँ जी, गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से उनकी हत्या हुई है। आपकी जगह और कोई भी होता तो यही करता जो आपने किया।
सुलोचना जी, ऐसा मत कहो बेटा, भूल जाओ सारी बातें और घर चलो। शिखा, नहीं माँ जी, अब मैं उस हवेली में नहीं जाऊंगी, वहाँ पर उनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। सुलोचना जी, जितनी खूबसूरत तुम हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारा दिल है बेटा, भगवान तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दे। सुलोचना जी अंजना जी के पास गई। सुलोचना जी, हमें माफ़ कर दीजिए बहन जी, हमने आप सभी लोगों का दिल बहुत दुखाया है। अंजना जी, यूँ माफ़ी मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं बहन जी, आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शारदा देवी शिखा के पास गईं और याचिका को गोद में ले लिया उन्होंने। शारदा देवी, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम पर गई है, नज़र न लगे मेरी लाडो को। शारदा देवी ने आंखों से काजल निकालकर याचिका के माथे के दाईं ओर लगाया। उन्होंने उसे कड़े और कमर पर तागड़ी भी बांधी। उसके बाद सुलोचना जी ने कीर्तिमान को तागड़ी बांधी और उसे कड़ा पहनाया। शारदा देवी, बेटा जब तुम्हारा मन करे तुम हवेली आ जाना, हम सभी तुम्हारा मन बदलने का इंतजार करेंगे। तुम आई तो दो परिवार एक हुए और तुम्हारे जाते ही अलग भी हो गए। क्या तुम चाहोगी बेटा कि तुम्हारा परिवार अलग अलग हो जाए। सीमा और सोनिया दोनों ही शिखा के पास आईं। सोनिया, हमें भी माफ़ कर दो शिखा, हम तुम्हारे दुख को समझ ना सके और तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहे थे। सीमा, तुम भी तो हवेली में एक रौनक सी छाई रहती थी, जब से तुम आ गई हो हवेली एकदम सूनी हो गई है, तुम वापस आ जाओ शिखा। अंश, हाँ भाभी आ जाओ, आप आ जाओगी तो हवेली में खुशियाँ फिर लौट आएंगी। काव्या और नीतू भी शिखा के पास गईं और उसे चलने के लिए मनाने लगी। चीनू और अमन तो शिखा के कान के पास जाकर बोलने लगे, शिखा ठीक है मैं आऊँगी, पर कुछ दिनों बाद। दिलावर सिंह, हमें खुशी है बेटा कि तुम मान गई, हम सभी को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा घर वापसी का। परिवार के सभी लोग खुश थे। आलोक जी भी खुश हो गए थे कि शिखा के घर वाले उसे लेने आए हैं। निम्मी ने कीर्तिमान को गोद में लिया हुआ था तो अंश उसके पास आया। अंश, कैसी हो। निम्मी, मुझे क्या हुआ, ठीक ही तो हूँ। अंश, एक गिलास पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। निम्मी, वो देखो सामने टेबल पर बोतल रखी हुई है। अंश, वो गर्म है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। निम्मी, उसके बगल में ठंडी पानी की बोतल रखी हुई है, उसे पी लो। अंश, वो ज़्यादा ठंडी है। निम्मी, एक काम करो, दोनों मिक्स करके पी लो। अंश, दोनों बोतलें फुल भरी हुई हैं, मिक्स कैसे करूँ, गिलास तो नहीं, गिलास तो चाहिए ना। निम्मी ने घूरते हुए अंश को देखा और कीर्तिमान को अंश को दे दिया तो अंश ने निम्मी का हाथ पकड़ लिया। निम्मी, हाथ छोड़ो मेरा। अंश, हमेशा के लिए पकड़ने का सोच रहा हूँ और तुम हो कि। निम्मी, दिन में सपने देखने बंद कर दो। अंश, हकीकत हो नहीं रहा है इसलिए सपना देख रहा हूँ। निम्मी, कभी होगा भी नहीं। निम्मी वहाँ से चली गई और अंश उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद अभय उसके पास आया। अभय, क्या देख रहे हो बेटा, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, वो भी अपनी बहन की तरह ही तेज तर्रार है बहुत। अंश, मुझे यही पसंद है। अभय, पर उसे तुम पसंद नहीं हो। अंश, लेकिन मुझे यही पसंद है, कुछ कर यार। अभय, उसके मम्मी पापा से बात करो, वो भी मान जाएगी। अंश, आइडिया बुरा नहीं है। सभी बहुत खुश थे। रात का खाना खाने के बाद सभी वहीं पर रुक गए। घर बड़ा था, इस वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अगली सुबह खुशी खुशी सभी ठाकुर फैमिली के लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। बलराज ठाकुर सुबह ही सुधा जी के साथ दिल्ली चले गए थे। जाते वक्त उन्होंने याचिका को पायल दिया और कीर्तिमान को सोने की चैन पहनाई। काजल और रश्मि ब्रेकफास्ट बना रही थी और निम्मी सबको परोस रही थी। निम्मी जब अंश के पास गई तो अंश ने चुपके से उसके कमर पर टच किया तो वो गुस्से से उसे देखने लगी और उसे ऐसा करते हुए शारदा देवी ने देख लिया। वो अब अंश और निम्मी को देखने लगी। निम्मी गुस्से से उसे देखते हुए जा रही थी तो अंश उसे मुस्कुराकर देख रहा था। तभी उसकी नज़र शारदा देवी पर पड़ी तो वो खाने लगा। शारदा देवी समझ गई थी कि अंश निम्मी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सभी ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए तैयार हो गए। जाते वक्त सभी एक बार शिखा से मिले। याचिका और कीर्तिमान को आशीर्वाद देकर सभी जाने लगे। जब सभी जा रहे थे तो घर के सभी लोग उन्हें बाहर छोड़ने गए तो निम्मी सबसे पीछे दरवाजे से लगकर खड़ी थी। अंश उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था और शारदा देवी निम्मी को देख रही थी। शारदा देवी, अंश बेटा, मेरा पर्स अंदर रह गया, उसे ले आओगे। अंश, ठीक है मम्मा। शारदा देवी, निम्मी बेटा, अंश को बता देना कि मेरा पर्स कहाँ पर है। अंश अंदर चला गया और उसके पीछे निम्मी भी अंदर चली गई। अंदर जाते ही अंश निम्मी से बोला, अंश क्या हुआ, अलविदा नहीं कहोगी। निम्मी, नहीं। अंश, क्यों। निम्मी, सारी बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें गुप्त रखनी होती है। अंश, मुझसे प्यार करती हो। निम्मी, हाँ। अंश, क्या।
निम्मी, हाँ पर्स मिल गया? अंश, कुछ समझा नहीं मैं, फिर से समझा दोगी? निम्मी, नहीं चलो आप। अंश पहले आ गया, उसके बाद निम्मी बाहर आई। अंश का चेहरा उदास हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि निम्मी हर बार उसे मना क्यों कर देती है। निम्मी ने शारदा देवी को उनका पर्स दिया तो उन्होंने खुशी से उसके गालों को छुआ और कार में बैठ गई। सभी चले गए और एक बार फिर अंश कार की खिड़की से निम्मी को देख रहा था। सबके जाने के बाद सभी अंदर आ गए। एक हफ्ते बाद शिखा सुबह सुबह उठी, तैयार हुई। उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी, बाजुओं को मोड़ा और एस की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हुई। शिखा, अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। बहुत इंतज़ार किया है मैंने आज के दिन के लिए। शिखा याचिका और कीर्तिमान को कमरे से बाहर लेकर आई। उसे इस तरह तैयार देख आलोक जी, निम्मी और अंजना जी तीनों हैरानी से उसे देख रहे थे। शिखा घर के मंदिर के पास गई और पूजा करने के बाद सबके बीच में आई। आलोक जी, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो बेटा? शिखा, ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं अब आगे क्या करने वाली हूँ। आलोक जी, तेरी जिद के आगे तो किसी की नहीं चली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो कर रही हो उसमें तुम्हारी मदद करें। शिखा, भगवान पर ही तो भरोसा है अब मुझे। उन्होंने रास्ता दिखाया तो मंजिल तक भी वही पहुँचाएंगे। शिखा ने ब्रेकफास्ट किया और याचिका और कीर्तिमान के माथे पर किस किया। उसके बाद अपनी कार में बैठकर चल दी। डीजीपी ऑफिस, लखनऊ। ऑफिस में सभी पुलिसकर्मी अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ तो बैठकर बातें कर रहे थे तो कोई आराम फरमा रहा था। ऑफिस में एकदम से शांति छा गई जब सबकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी शिखा पर पड़ी। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठकर काम करने लगे। शिखा उन लोगों को देखते हुए डीजीपी की केबिन में चली गई। शिखा को वहाँ पर देखकर सभी हैरान हो चुके थे और कुछ लोग तो अभी से ही परेशान हो गए थे क्योंकि शिखा के चेहरे पर फिर से पहले वाला गुस्सा उन्हें नज़र आ रहा था। उसे देखकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि वो डीजीपी सर से मिलने आई हैं तो कोई कह रहा था कि वो फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने आ रही हैं। शिखा जब अंदर आई तो कमलकांत सिंह एक फाइल देख रहे थे। शिखा, मैं आई कम इन सर? कमलकांत सिंह ने दरवाजे की तरफ देखा और शिखा को देखकर हैरान रह गए। कमलकांत सिंह, आओ शिखा, अंदर आओ। शिखा, जय हिंद सर। कमलकांत सिंह, जय हिंद। कैसी हो शिखा? शिखा, मैं ठीक हूँ सर। कमलकांत सिंह, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। शिखा, ऐसा अक्सर हम पुलिस वालों के साथ होता है। मेरी भी पत्नी को कुछ लोगों ने मार दिया क्योंकि मैंने उन्हें जेल में डाला था। शिखा, फिर आपने क्या किया? कमलकांत सिंह, उन लोगों के साथ मैंने वो किया जिसे देखकर मौत भी कांप उठी थी। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। शिखा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कमलकांत सिंह, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर टाइप करवाता हूँ। मैं तब तक आराम से चाय पीकर सोचो कि आगे क्या करना है। कमलकांत सिंह ने चाय मंगवाया और फ़ोन करके शिखा का ज्वाइनिंग टाइप करने को कहा। कमलकांत सिंह ने चाय का कप उठाया और एक घूंट पीकर बोला, आगे क्या करना है? शिखा, 2 लोगों का ट्रांसफ़र करवाना है। कमलकांत सिंह, किस किस का? शिखा, एसपी वीर प्रताप सिंह और एसपी वंदना जोशी। कमलकांत सिंह, हो जाएगा। शिखा ने चाय पी और कुछ ही मिनट में उसका ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में आ गया। शिखा, मैं चलती हूँ सर। कमलकांत सिंह, बेस्ट ऑफ लक शिखा। शिखा, थैंक यू सर। शिखा वापस अपने घर आ गई। शाम तक दूर दूर तक ये खबर फैल गई कि शिखा ने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया है। ये खबर सुनते ही दूर दूर तक के माफियाओं में एक डर का माहौल बैठ गया। कितने माफियाओं ने तो ये खबर सुनते ही अपना धंधा बदल दिया। उज्जैन में सभी हैरान थे ये सुनकर कि 2 छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी शिखा ने पुलिस फोर्स दोबारा क्यों ज्वाइन किया। अगले दिन शिखा, वीर, वंदना तीनों शिखा के घर पर बैठे हुए थे। शिखा, तुम दोनों को पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। वीर, हाँ मैम। शिखा, सबसे पहले वीर, तुम उस फिंगरप्रिंट और खून की रिपोर्ट ला कर दो जो 3 महीने पहले मैंने तुम्हें दिया था। वीर, ठीक है मैम। शिखा और वंदना, तुम जब यश जी दिल्ली गए थे उससे 3 दिन पहले और जब तक उनके एक्सीडेंट तक की सारी कॉल डिटेल्स लाकर मुझे दोगे और ये भी पता लगाना कि एक्सीडेंट के वक्त उतने दूर में कितने सेल फोन एक्टिव थे। वंदना, ठीक है मैम। वीर और वंदना दोनों ही चले गए। शिखा अब अपने स्टडी रूम में गई। उसने उज्जैन में उस हाईवे पर मिले उन गुंडों का स्केच बनाया था। उसने वो निकाला और उनकी फ़ोटो डीजीपी ऑफिस में भेजा। थोड़ी देर बाद उसके पास फ़ोन आया। हेलो मैम, आपने जिन जिन लोगों का स्केच भेजा था वो सभी लोग क्राइम की दुनिया के एक बड़े नाम हैं जिन्हें लोगों ने देखा तो है पर वो लोग कहाँ हैं ये पता नहीं चलता है। वो लोग जुर्म करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। शिखा, ठीक है, सारी जानकारी मुझे मेल कर दो। शिखा रूम से बाहर आई और अपने बच्चों के साथ खेलने लगी। शाम को वीर और वंदना दोनों आए। वीर, मैम आपका अंदाज़ा सही था। जो डेड बॉडी उज्जैन में आपके घर पहुंची थी वो यश सर की नहीं थी। शिखा, तो वो डेड बॉडी किसकी थी?
कुछ पता चला? क्या वो कोई मुजरिम था या नहीं? वीर: नहीं मैम, वो कोई मुजरिम नहीं था। दरअसल एक जैसी बॉडी और शरीर का दिखाने वाला आदमी ढूंढ कर ही उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। शिखा: वंदना, तुम कॉल डिटेल्स लाई हो? वंदना: दिल्ली जाने से पहले यस सर को इन 2 नंबर से कॉल आया था और फिर इसमें से एक नंबर पर कॉल लगातार उनसे बात हो रही थी। शिखा: किसका था वो एक नंबर? वंदना: मैम, वो नंबर राजन का था। शिखा: क्या, राजन का नंबर? वीर: मैम, यस सर के साथ राजन ही दिल्ली में था और उज्जैन में जब उनके साथ वो हादसा हुआ तब भी राजन ही उनके साथ था। कॉल डिटेल्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। शिखा: राजन ने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई क्यों? वो कर क्या रहा था दिल्ली में उनके साथ? राजन का नाम सुनकर शिखा बहुत ही हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजन ऐसा करेगा, क्योंकि राजन उसके सबसे खास ऑफिसर्स में से एक था। वंदना: मैम, एक बात और, राजन दिल्ली में एक सक्रिय गैंग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। शिखा: राजन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये जानने के लिए हमें उसके घर जाना होगा। वीर: जी मैम। शिखा वंदना और वीर के साथ लखनऊ के ऐशबाग इलाके में मौजूद राजन के घर पर गए। उसके घर में ताला लगा हुआ था। वो सरकारी क्वार्टर था, लेकिन फिलहाल के लिए वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए उन लोगों ने आसानी से डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोला और अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वीर को एक कबर्ड से यश का मोबाइल मिला तो वो शिखा के पास गया। वीर: मैम, ये मोबाइल मिला है। शिखा मोबाइल देखते ही पहचान गई कि ये मोबाइल यश का है। उसने उसे वीर के हाथों से लिया और उसे ऑन करने लगी, पर उसकी बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। तभी वंदना एक फाइल लेकर आई। वंदना: मैम, ये फाइल मिली है, इसमें रौनक की भी फ़ोटो है। शिखा ने फाइल ली और देखने लगी। उसमें बहुत से लोगों की तस्वीर थी। शिखा: देखो, और कुछ मिलता है क्या यहाँ पर? वीर: फिलहाल तो अब कुछ नहीं है यहाँ पर सिवाय कागजों के। शिखा: पता करो कि राजन इस वक्त कहाँ पर है। वीर: ठीक है मैम। सभी घर से बाहर आए और दोबारा लॉक लगा कर चल दिए। तीनों जीप में बैठ गए और वीर ने जीप स्टार्ट की, उसके बाद चल दिए। शिखा: वीर, फाइल में जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली निकालो। ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं? उज्जैन। काव्या एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राजन वहाँ पर आया। काव्या: कहाँ हो आप? कितने दिनों से आपसे बात नहीं हो रही है। करते क्या हो आप, ये भी नहीं बता रहे हो। राजन: कुछ नहीं, मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच का हिस्सा बन गया हूँ। काव्या: पता है मैं आजकल कितना परेशान रहती हूँ। मम्मी पापा भी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कल लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। राजन: अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अपने माँ और दादाजी से हमारी शादी की बात कर सकूं, इसलिए तुम्हें इस बार कुछ करना होगा। काव्या: क्या करूं मैं? राजन: कह देना मुझे शादी नहीं करनी अभी। काव्या: ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। राजन: तो कह देना कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। काव्या: ठीक है, मैं ये कह दूंगी, पर एक बार ही कहूँगी। कोई लड़का आ रहा है अपनी फैमिली के साथ मुंबई से। राजन: ठीक है, एडजस्ट कर लो इस बार। काव्या: ठीक है। दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी। जब राजन जाने लगा तो काव्या उसके गले लग गई। राजन ने भी उसे बाहों में भर लिया। राजन चला गया। उसके बाद काव्या भी चली गई। जब वो हवेली पर पहुंची तो चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी। सबकी नज़रें उसे देख रही थी। महावीर सिंह और सादा देवी दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे और गुस्से से उसे देख रहे थे। शशांक, अक्षय और सीमा, वो तीनों भी उसे घूर रहे थे। जैसे ही वो पास गई, सादा देवी उठी और उसे एक थप्पड़ मारी। थप्पड़ लगते ही वो नीचे फर्श पर गिर गई। सादा देवी: इतनी बड़ी हो गई है तू, जो किसी गैर के साथ इश्क लड़ा रही है? काव्या: नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। सादा देवी: झूठ? अभी दिखाती हूँ तुझे। सादा देवी ने मोबाइल उठाया और उसमें तस्वीरें दिखाने लगी, जिसमें राजन रेस्टोरेंट में उसका हाथ पकड़े बैठा हुआ था और जाते वक्त जब दोनों एक दूसरे से गले लगे थे, सादा देवी ने उसके बाल पकड़े और गुस्से से खींचते हुए बोली: मान मर्यादा, इज्जत, हमारे खानदान के बारे में भी कुछ नहीं सोचा? प्यार का भूत तेरा मैं 2 दिन में ही उतार दूंगी, जब बिना कुछ खाए पिए रहेगी तो। सादा देवी ने उसका फ़ोन छीन लिया और उसे बालों से पकड़ते हुए उसके कमरे में बंद कर दिया। सादा देवी: अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या अंदर कमरे में दरवाजे से लग कर रोने लगी। उसके फ़ोन भी नहीं था, वो राजन को फ़ोन करके कुछ बता सके। सादा देवी नीचे आई और महावीर सिंह से बोली: ये लड़की बहुत सिर पर चढ़ गई है। इसने हमारे परिवार के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। जल्द से जल्द इसकी शादी करनी होगी हमें। महावीर सिंह: कल आ रहे हैं इसे देखने, हम जल्दी ही इसकी शादी कर देंगे। दिलावर सिंह और सुलोचना भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, पर एक माँ बाप होने के नाते
उन लोगों ने भी सादा देवी के फैसले का विरोध नहीं किया। रात भर काव्या को ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए कमरे में ही छोड़ दिया गया। अगली सुबह सादा देवी के कहने पर सीमा और सोनिया उसके कमरे में गईं उसे तैयार करने के लिए। काव्या एक तरफ फर्श पर लेटी हुई थी। उन्होंने उसे जगाया और नहाने के लिए अंदर साथ गईं, उसके कहीं वो कुछ कर ना ले। नहाने के बाद दोनों उसे तैयार करने लगी। सादा देवी ने उसे नीचे बुलाया तो नीतू उसके पास बैठ गई। काव्या बहुत ही उदास थी और डरी हुई थी कि अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो राजन का क्या होगा। काव्या, नीतू मेरा एक काम करेगी? नीतू, कैसा काम? काव्या, इस नंबर पर एक मैसेज कर दी। नीतू, पागल है क्या? अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि मैंने तेरी मदद की है तो वो मुझे जान से मार देंगी। काव्या, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी छत से कूद कर मर जाऊंगी। नीतू, देख, ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू ये गलत कर रही है। बड़ी माँ की बात मान जा और शादी कर ले। काव्या, तू मैसेज करेगी या नहीं? नीतू, नहीं। काव्या के कई बार कहने पर नीतू उसके बातों में आ गई और उसने राजन को मैसेज कर दिया। मैसेज करते ही सोनिया और सीमा वहाँ पर आ गई। उन्हें देखकर नीतू की हालत ख़राब हो गई और हैरानी से उसे देखने लगी। सोनिया, नीतू, तुम्हें मम्मी जी बुला रही हैं नीचे। नीतू ने राहत की सांस ली और गोली की रफ्तार से वहाँ से भाग गई। जब तक लड़के वाले नहीं आए तब तक सोनिया वहाँ पर काव्या के साथ बैठी रही। जब लड़के वाले आ गए तो काव्या को नीचे लेकर आए। लड़के की फैमिली मुंबई से आई थी। मुंबई में ही उनका अपना बिजनेस था। लड़के वाले की पूरी फैमिली आई हुई थी। उसकी माँ, बाप, भाई, बहन सभी आए हुए थे। काव्या जब पीले रंग के लहंगे में आई तो वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हो गए। काव्या का चेहरा उतरा हुआ था। वो उदासी से सबके सामने बैठी हुई थी। लड़के की माँ उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी और काव्या बहुत ही धीरे से उसका जवाब दे रही थी। एकाएक सबकी नज़रें बाहर की तरफ गईं। बाहर से सभी गार्ड्स चिल्ला रहे थे। एक दो गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। सभी हैरानी से खड़े हो गए और बाहर देखने लगे। बाहर से राजन आ रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोटें लग गई थी। काव्या राजन को देखकर खुश हो गई। राजन को देखकर महावीर सिंह चिल्लाए, तेरी हिम्मत कि तू हमारे घर तक आ गया। राजन, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और काव्या भी मुझसे प्यार करती और ये शादी काव्या की मर्जी के बिना करने जा रहे हैं आप लोग। महावीर सिंह, जिस तरह आया है उसी तरह वापस चला जा। ये पुलिस की वर्दी की गर्मी मत दिखा हमें। राजन, काव्या मेरे साथ चलो, ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझने वाले। राजन आगे आया। घर के सभी नौकर उसकी तरफ उसे रोकने के लिए बढ़े। राजन ने सबको एक एक घूसे और लात में नीचे गिरा दिया। शशांक और अक्षय भी भागकर राजन से लड़ने के लिए गए। राजन ट्रेनिंग ऑफिसर था, इस वजह से उसने उन दोनों को भी पल भर में ही नीचे गिरा दिया। महावीर सिंह ने जाकर बंदूक उठाई और राजन पर गोली चला दी। राजन नीचे गिरकर उनकी गोली से बच गया और उसने गोली उनके हाथों में मौजूद बंदूक पर चलाई तो उनके हाथों से बंदूक नीचे गिर गई। काव्या के घर के सभी डर चुके थे। राजन को इस तरह देखकर उसने उसके रास्ते में आए सभी लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। राजन काव्या के पास आया और हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा तो महावीर सिंह आगे आए। राजन, आप बीच में ना आए तो सही है ठाकुर साहब, नहीं तो बहुत गलत हो सकता है अब। राजन आगे जाने लगा। उसके हाथों में बंदूक थी जिसे देखकर कोई उसे कुछ नहीं बोला और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। उसका ये रौद्र रूप देखकर डर गए थे। काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा तभी दो कार आकर वहाँ अंदर आकर रुकी। एक में से शिखा और दूसरे में से वीर और वंदना उतरे। शिखा को देखकर राजन भी हैरान हो गया। शिखा ये तो जानती थी कि राजन काव्या से प्यार करता है, पर वो उसके लिए ऐसा कुछ करेगा ये नहीं जानती थी। शिखा को उस वक्त वहाँ पर देखकर सभी ये सोचने लगे कि इस वक्त यहाँ पर कैसे। शिखा, राजन बंदूक फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। राजन, अगर आप भी मेरे प्यार के बीच में आ रही हैं तो मैम हट जाइए, ये अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। शिखा, मैं तुम्हें अपने पति के खून करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई हूँ, इसलिए चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। शिखा के मुंह से इतना सुनते ही दिलावर सिंह, महावीर सिंह के साथ सभी की होश उड़ गए। वो सभी हैरानी से राजन को देखने लगे। काव्या ने भी राजन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया पर राजन ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। राजन, आप मुझे जाने दें मैम, और आप जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो उसकी कोई सबूत नहीं है आपके पास। शिखा, सबूत बहुत है, फिलहाल तो तुम खुद को हमारे हवाले करो, अपनी बेगुनाही तुम पुलिस स्टेशन में साबित करना। शिखा आगे बढ़ी तो राजन ने काव्या को अपनी तरफ खींचा और बंदूक उसके माथे पर लगा दी। राजन, अगर कोई आगे बढ़ा तो इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह उड़ा दूंगा। महावीर सिंह और शारदा देवी भागती हुई उसकी तरफ आए तो उसने उनके पैरों के पास गोली चलाई तो वो लोग रुक गए। राजन, कहा ना मैंने, कोई आगे नहीं बढ़ेगा और मैम बेहतर होगा कि आप सभी अपना अपना हथियार नीचे डाल दें। शिखा ने अपनी रिवॉल्वर नीचे रख दी और खड़ी हो गई। राजन,
वीर, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा वीर? वीर और वंदना ने भी अपनी अपनी रिवॉल्वर नीचे रख दी और खड़े हो गए। राजन, वेरी गुड, अब 2 कदम पीछे हटकर घुटने के बल बैठ जाओ तीनों। शिखा ने इशारा किया तो वीर और वंदना दोनों ही नीचे बैठ गए और शिखा भी नीचे बैठ गई। राजन आगे बढ़ा और काव्या को लेकर गेट के बाहर निकला, अपनी कार स्टार्ट की और चल दिया। शिखा, वीर और वंदना जल्दी से उठे और भागते हुए अपनी अपनी कार में बैठ गए। शिखा, वीर जल्दी से उसका पीछा करो, हाथ से निकल ना पाए वो हमारे। दोनों अपनी अपनी कार से राजन को पीछा करने लगे। राजन भी कार बहुत तेज़ी से चला रहा था। वो ये जानता था कि शिखा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तीनों कार बहुत तेज़ी से चल रही थी। राजन ने अपनी कार जंगल की ओर मोड़ दिया। वीर और शिखा ने भी उस ओर अपनी अपनी कार मोड़ ली। राजन ने कार से हाथ निकाला और शिखा की कार के टायर पर गोली चला दी। गोली चलते ही शिखा की कार एक पेड़ से जा टकराई। शिखा ने गुस्से में राजन को देखा और देखती रही। वीर अपनी कार को पूरी तेजी से चलाकर राजन के कार के पास ले गया। काव्या भी गुस्से में राजन को मार रही थी और कार रोकने को बार बार कह रही थी, पर राजन कार नहीं रोक रहा था। वीर ने अपनी कार राजन के कार से आगे कर दी और रोककर दोनों ही कार से नीचे उतरे और राजन पर बंदूकें तान दी। मजबूरी में राजन को कार रोकना पड़ा और वो कार से नीचे उतरा। वीर, बहुत हो गया राजन, काव्या को छोड़ो और अपनी रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। राजन, इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं वीर। काव्या ने राजन के हाथों को पकड़ लिया, जिस हाथ में उसका बंदूक था। इसका फ़ायदा उठाकर वीर राजन की तरफ बढ़ा। तभी राजन ने काव्या को खुद से दूर किया तो उसके हाथों से बंदूक गिर गई। वीर ने फौरन आकर राजन को एक घूंसा मारा, जिससे राजन नीचे गिर गया और वीर ने उस पर बंदूक तान दी। वीर, बहुत हो गया राजन, अब खेल खत्म हो चुका है तुम्हारा, हाथ ऊपर करो। राजन ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और वीर की आंखों में डाल दिया। राजन फौरन खड़ा हुआ और वीर को उसने लात मारी, जिससे वीर के हाथों की रिवॉल्वर नीचे गिर गई। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। काव्या और वंदना उन्हें लड़ता देख रही थी। वंदना, रुक जाओ राजन, मैं गोली चला दूंगी। दोनों की लड़ाई अब खूनी हो चुकी थी। राजन वीर पर भारी पड़ने लगा तो वंदना ने राजन पर गोली चला दी। वो गोली उसके सीने की दाईं तरफ लगी, लेकिन उसने वीर को नहीं छोड़ा। उसने एक घूंसा वीर को मारा, जिससे वीर वंदना की तरफ जा गिरा। वंदना वीर को देखने लगी, तब तक राजन ने कूदकर अपनी रिवॉल्वर उठा लिया। उसने भी वीर को गोली मार दी, जो गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। राजन ने फिर दूसरी गोली वंदना के हाथ पर मारी, जिस हाथ में उसके बंदूक था। दोनों ही इस वक्त घायल हो चुके थे। राजन ने काव्या का हाथ पकड़ा और कार में बैठकर चल दिया। वीर बेहोश हो चुका था। वंदना के हाथ में गोली लग चुकी थी। वंदना मजबूरी में राजन को जाता देख रही थी। राजन काव्या को लेकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए हाईवे पर पहुंच गया। इधर वीर और वंदना दोनों ही घायल थे। वंदना के हाथ में गोली छूकर निकल गई थी और वीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोनों उठकर खड़े हुए। वीर ने वंदना के हाथ पर अपना रुमाल बांधा और वंदना ने वीर के कंधे पर अपना रुमाल बांधा। तब तक वहाँ पर शिखा भी आ गई थी। शिखा वीर को देखकर जो कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो चुका था। क्या हुआ तुम दोनों को? राजन के साथ और भी कोई था क्या? क्या शिखा काव्या को राजन के चंगुल से बचा पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि राजन ही यश को मारा है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।